Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to discuss the chapter The Rise of Nationalism in Europe, which is the first chapter of our history book. Okay. So, chapter का जो नाम है हमारा ये क्या है? The Rise of Nationalism in Europe. Okay. The rise of nationalism in Europe. So it is obvious from the title of the chapter that we have to read about the continent Europe. We have to read about the continent Europe. In this chapter we have very less to do with the Asian continent and the history of India. We are concerned with the history of Europe in this chapter basically. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब यूरोप का अगर हम बात करते हैं बाबू, तो यूरोप में आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज हैं. इनमें से कुछ पॉपुलर कंट्रीज का अगर मैं नाम लूँ तो वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये सारे कंट्रीज. फिर से ऑस्ट्रिया, हंगेरी, पोलैंड, रसिया एंड ऑल दैट कंट्रीज जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. ओके, आपको मैं बता दूं कि 1700 के टाइम 1700 जैसे अभी 2026 चल रहा है, वैसे ही 1700 AD में ऐसे कोई कंट्रीज यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करते थे. नो कंट्रीज एग्जिस्टेड इन यूरोप. बेसिकली देयर वर सेवरल टेरिटरीज, बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज हुआ करती थी जहाँ पे अलग अलग राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था. जहाँ पे अलग अलग राजाओं महाराजाओं को क्या चलता था? शासन. एज फॉर एग्जाम्पल हम अगर पुर्तगाल का बात करते हैं तो पुर्तगाल में पुर्तगाल के राजा का शासन चलता था, दैट इज द किंगडम ऑफ पुर्तगाल. बात समझ रहे हैं? स्पेन का बात करते हैं तो किंगडम ऑफ स्पेन हुआ करता था. एंड देन अगर हम फ्रांस का बात करते हैं तो देयर वाज एन एम्पायर ऑफ फ्रांस. देयर वाज एन एम्पायर ऑफ फ्रांस. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर? किंगडम इज अ एरिया रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन. Empire is an area ruled by an emperor, and emperor is a person who has some regulation over the king or queen. यानी emperor बड़ा होता है, king छोटा होता है. emperor जो है कहीं ना कहीं उसका जो है बस चलता है किस पे? तो किंग वगैरह पे. किस पे चलता है बाबू? किंग वगैरह पे. बात समझ आ रहा है? तो एम्पायर बड़ा है एंड किंगडम छोटा होता है. कोई सा भी एरिया जो किंग या क्वीन के द्वारा रूल हो रहा हो, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज किंगडम. That is particularly known as kingdom. कोई इशू नहीं है. तो अभी तक हमें ये समझ आया कि in 1700 basically if we talk about the 18th century, no nation states or countries existed in Europe. The territories were divided into kingdoms, empires, and there were several areas which were ruled by the dukes. Duke यानी सरदार. And those areas were termed as duchies. Those areas were termed as duchies. So there were several areas which were ruled by duchies. Okay. And ऐसे भी areas थे जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का शासन था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का शासन था. किसका शासन था दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का. ओके. सो कोई कंट्री बना हुआ नहीं था, लेकिन आज तो है. आज तो यूरोप में कई सारे अलग अलग कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ और इस ट्रांजिशनल फेज में ऐसी क्या क्या बातें सामने आती हैं जो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं. इसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो जैसे इंडिया में हर चीज़ का शुरुआत बंगाल से होता है, वैसे ही जो हमारा यूरोप है वहाँ पे हर चीज़ का शुरुआत फ्रांस से होता है. वहाँ पे हर चीज़ का शुरुआत किससे होता है? फ्रांस से. बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा फंस रहा है. तो आइए सबसे पहले हम फ्रांस की कहानी को डिस्कस करते हैं. सो फ्रांस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. ओके. अब फ्रांस का अगर मैं बात करता हूँ तो 1700 में फ्रांस में एक डायनेस्टी का शासन था. एक किसका शासन था? डायनेस्टी. एंड दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी वाज बोर्बो डायनेस्टी.
उस डायनेस्टी का नाम था बोर्बो वंश, 1700 के टाइम पे। ओके, एंड इस बोर्बो वंश में एक राजा का जन्म होता है। हाँ, इस बोर्बो वंश में एक राजा का क्या होता है, जन्म होता है, जिसका नाम रहता है बाबू लुई 15। क्या नाम रहता है, लुई 15। जस्ट अ मिनट, सी दी स्लाइड। तो ये है हमारे लुई 15। ओके, और ये लुई 15 जो है, इनका जन्म होता है कब, 1710 में। कब जन्म होता है, 1710 में। और ये कब तक शासन करते हैं, 1774। अब देखो, जन्म होने से शासन नहीं शुरू हो जाता है, बेसिकली जन्म के 5 साल बाद यानी 1715 से इसका शासन शुरू हुआ और 1774 तक इनका शासन चला। 1774 तक इनका क्या चला, शासन चला। इनका जो बेटा था दैट वाज लुई फर्डिनेंड ले डॉफिन, है ना, लुई फर्डिनेंड डे डॉफिन। लेकिन ये गद्दी पर नहीं बैठा। आप नोटिस करना बाबू, जो जो गद्दी पर बैठा है राजा, उसके बगल में क्राउन लगा हुआ है। उसके बगल में क्या लगा हुआ है, क्राउन। तो क्या इनके बगल में क्राउन है, नहीं है। इट मीन्स कि इन्होंने गद्दी नहीं संभाला। आपको बात समझ आती है। लेकिन इन्होंने गद्दी नहीं संभाला, लेकिन इनके 3 बेटे, इनके कितने बेटे, 3 बेटे, तीनों गद्दी पर बैठते हैं अलग अलग समय पे। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इफ वी समराइज व्हाट वी हैव रीड, तो हमने ये पढ़ा कि 1710 में, छोड़ो 1715 में लुई 15 गद्दी पे बैठता है। लुई 15 गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद 1774 तक इसने शासन किया। 1774 तक इसने रूल किया। 1774 तक इसने क्या किया, रूल किया। और इस दरमियान फ्रांस ब्रिटेन के साथ भी युद्ध करता है और भी फ्रांस में काफी सारी घटनाएं घटती हैं, है ना। एंड फाइनली जब इनका बेटा गद्दी पर बैठता है, सॉरी इनका पोता गद्दी पर बैठता है, द नेम ऑफ द पोता वाज लुई 16। लुई 16, लुई 16 गद्दी पर 1774 में बैठता है। कब बैठता है, 1774 में। और गद्दी संभालने का काम करता है 1789। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़े आगे, बढ़े। तो ध्यान देना बाबू, लुई 16 1774 से 1789 तक गद्दी को क्या किया, संभाला। देखो हम बात कर रहे हैं अभी, ज्यादा फोकस्ड हम है लुई 18 के शासन पे। बाबू जब लुई 16 का, सॉरी सुनिएगा बाबू ध्यान से, जब लुई 16 का शासन चल रहा था, हाँ जी एक मिनट, जब लुई 16 का शासन चल रहा था तब फ्रांस में काफी सारी घटनाएं घटित होती है। तब फ्रांस में काफी सारी घटनाएं घटित होती हैं, जरा उस पर हम प्रकाश डालेंगे। लुई 16 शासन पर आने के बाद उसकी शादी होती है मैरी एंटोनेट से, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस रहती है। और एंड दे बोथ लिव्ड अ वेरी लग्जरी एंड लेविश लाइफ। वी ऑल हैव रेड दीज थिंग्स इन क्लास 9 चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। इतना लग्जरी और लेविश लाइफ जीते हैं कि उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। जनता क्या खा रही है, क्या नहीं मिल रहा है उनको, क्या मिल रहा है, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है ना। फ्रांस की इकोनॉमी खराब हो जाती है क्योंकि फ्रांस जो है ये ब्रिटेन से लड़ते लड़ते अपनी इकोनॉमी को चौपट कर देता है। देखो ब्रिटेन को तो इंडिया यानी बंगाल मिल जाता है 1757 में, समझ रहे हैं, लेकिन फ्रांस को ऐसा कोई रिच टेरिटरी नहीं मिलता है जितना रिच टेरिटरी ब्रिटेन को मिलता है। तो ब्रिटेन का भी लॉस हो रहा होता है, लेकिन ब्रिटेन को फायदा भी होता है बंगाल के रूप में, लेकिन फ्रांस को ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था, फ्रांस का खजाना, हर चीज चौपट हो जाता है और राजा रानी एक बहुत लग्जरी एंड लेविश लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। एंड जनता अभी भी उनको ये मान रही होती है कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं हम पर शासन करने के लिए। जनता एक थ्योरी जिसको डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की थ्योरी बोलते हैं, उसमें यकीन रख रही होती है। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की थ्योरी ये कहता है कि राजा के पास देवताओं द्वारा दी गई शक्ति है लोगों पर शासन करने की, बट ऐसा था नहीं एक्चुअली में, है ना। जब जनता ने देखा राजा रानी को हमारी कोई परवाह नहीं है, रानी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रही है कि इफ दे डू नॉट हैव ब्रेड लेट दे मीट केक, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रही है, तब जनता कब तक रोक पाती अपने गुस्से को। जनता फाइनली जाकर के फ्रांस में एक क्रांति करती है जिसको कि हम क्या बुलाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या बुलाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी कहानी है जिसको कि आप ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इफ आई एम राइट।
एंड इस क्लास में जो हम कंसर्न है वो इस बात से कंसर्न है कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट वाज द ट्रांसफर ऑफ पावर, इट वाज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू द बॉडी ऑफ इलेक्टेड सिटीजन्स, टू द बॉडी ऑफ इलेक्टेड सिटीजन्स इन अ फोर्सिबल मैनर, इन अ फोर्सिबल मैनर। समझ रहे हैं? यानी जो सत्ता, जो शक्ति पहले राजा रानी यानी लुई 16 एंड मरी एंटोनेट के पास था, वो अब राजा रानी के हाथ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। एंड द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द स्टेट्स जनरल, एंड द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द, आपको बता दें फ्रांस का समाज 3 भाग में यानी 3 डिफरेंट क्लासेस या स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, जो लेस देन मिला के लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन हुआ करते थे। और ये लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन वहां की 90% जनता को परेशान करती थी। वहां की 90% जनता से 3 तरह का टैक्स लेती थी, तीते स्टाइल एंड इनडायरेक्ट टैक्स, विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस क्लास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली जाकर के फ्रांस में एक क्रांति होती है 1789 में, एंड दैट पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब होता है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, समझ आ गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द ट्रांसफर ऑफ रूलिंग पावर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द ट्रांसफर ऑफ रूलिंग पावर फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू द बॉडी ऑफ इलेक्टेड सिटीजन्स, टू द बॉडी ऑफ इलेक्टेड सिटीजन्स in a forcible manner, in a forcible manner. No issues, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनेंगे बाबू ध्यान से। So it was 1789, it was 1789। देखो 1789 के बाद, 1789 के बाद फ्रांस में नेशनल असेंबली की सरकार आती है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सरकार आती है 1791 के बाद, नेशनल कन्वेंशन की सरकार आती है ना। फिर जैकोबिन्स मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का शासन आता है, फिर कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी आती है, फिर डायरेक्टरी आती है जिसमें 5 मेंबर्स होते थे, और डायरेक्टरी फाइनली कब हट जाती है 1799 में। और 1799 में फ्रांस में लागू होता है मजिस्ट्रेट यानी कॉन्सुलेट रूल। क्या लग जाता है बाबू? मजिस्ट्रेट या फिर कॉन्सुलेट रूल। बात समझ आ रहा है? और इस मजिस्ट्रेट रूल में फ्रांस में जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट का पोजीशन जिसको ऑफर होता है वो एक लड़का रहता है जिसका जन्म कोर्सिका में हुआ था 1770 में, और वो ख्वाब देखता था कि पैलेस ऑफ वर्साइल में काम करेगा। धीरे धीरे करके आर्मी में भर्ती होता है, एंड बैटल ऑफ टुलोन में अपना लोहा मनवाने के बाद, रॉयलिस्ट अपराइजिंग को सप्रेस करने के बाद 1799 में फाइनली एबेसियस जो था, इसने नेपोलियन बोनापार्ट उस लड़के का नाम था, तो नेपोलियन बोनापार्ट को फर्स्ट मजिस्ट्रेट का पोजीशन ऑफर करता है वो। बात समझे? और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फर्स्ट कॉन्सुल बन जाता है। क्या बन जाता है? फर्स्ट कॉन्सुल। सत्ता पूरी तरह से नेपोलियन के हाथ में अभी तक नहीं आई है। अभी तक फ्रांस की सत्ता 3 मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन्स के हाथ में थी, जिसको हम कॉन्सुलेट्स बुलाएंगे या मजिस्ट्रेट्स। समझ रहे हैं? ये होता 1804 में है। ये कब होता है बाबू? 1804 में, यानी 1804 में नेपोलियन के हाथ में कंप्लीट पावर आ जाता है। नेपोलियन खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर देता है। सुनेंगे ध्यान से, नेपोलियन खुद को क्या डिक्लेयर कर देता है? एम्परर ऑफ फ्रांस। और एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करने के बाद नेपोलियन अपना लॉन्ग टर्म एम जो था उसका पूरे यूरोप को बेसिकली कॉन्कर करने का, उसके तरफ आगे बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? नेपोलियन धीरे धीरे करके डिफरेंट टेरिटरीज को क्या करता है बाबू? जितना शुरू करता है, और एक बहुत बड़ा यूरोप का इलाका नेपोलियन क्या कर लेता है? समय के साथ जीत लेता है। हाँ जी, आप इस नक्शे को देखो जरा। देखो बाबू, ध्यान देना।
ये है उस समय का फ्रांस। और आप देखोगे कि ये जो है ना, ये फ्रांस की पुरानी वाली बाउंड्री है ये सारी, और ये जो नया वाला इलाका है आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है 1805, 1805, 1807, 1809, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये ईयर के साथ यहाँ पे मैप में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टेरिटरी नेपोलियन ने कब कब क्या किया, जीता। अब देखो नेपोलियन जो है एक तरह से अपने नॉर्थ में भी अपना विस्तार करता है, साउथ में भी, बात समझ आ रहा है, साउथ वेस्ट में भी, ओके। एंड देन ये जो इलाके हैं ना, ये कन्फेडरेशन ऑफ राइन, जो कि जर्मनी वाली भूमि है, जो कि जर्मनी वाली धरती है, इसको भी नेपोलियन क्या करता है, जीतता है। इसको भी नेपोलियन क्या करता है बाबू, जीतता है, और उसको बना देता है कन्फेडरेशन ऑफ द राइन। क्या बना देता है, कन्फेडरेशन ऑफ द राइन। कन्फेडरेशन मतलब एक एसोसिएशन या संघ कह लो। तो इतना सारा चीज नेपोलियन 1804 में राजा बनने के बाद क्या किया, जीता। इज इट क्लियर टू यू? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान देना, ये जो भी बाउंड्री में है ये सारे नेपोलियन या फिर उसके, ये या तो नेपोलियन की टेरिटरीज है या फिर वो टेरिटरीज है जिसको नेपोलियन ने क्या कर लिया, अपना दोस्त बना लिया, अपना एलाई बना लिया है। बात समझ आ रहा है? तो नेपोलियन अगर आप देखें एक तरह से तो पूरे के पूरे यूरोप पर अपना कंट्रोल क्या करता है बाबू, स्थापित करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत अच्छा जा रहा था नेपोलियन, बट देन रसिया का बैटल हारता है, सॉरी रसिया में उसको भारी लॉस लगता है, बैटल नहीं हुआ था कोई रसिया में, आई एम सॉरी। फिर बैटल ऑफ लिप्जिग नेपोलियन हारता है। नेपोलियन जब बैटल ऑफ लिप्जिग हारता है उसके बाद उसको एग्जाइल पर सेंट एल्बा नाम के आइलैंड पर भेज दिया जाता है। फिर वो वहां से वापस आता है। अच्छा, जब नेपोलियन सेंट एल्बा नाम के आइलैंड पर जाता है तो उस समय लुई 18 जो रहता है बॉर्बन डायनेस्टी का, वो राजा बनता है। ये 1814 की बात है ना। एंड देन फिर ऑलमोस्ट 100 डेज बाद नेपोलियन वापस फ्रांस आता है और गद्दी पे क्लेम करता है, एंड देन वापस से वो पैलेस ऑफ वर्साइल में बैठ जाता है। फिर नेपोलियन एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ता है जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड प्रुसिया के राजा के खिलाफ रहता है। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू है, और इस बैटल ऑफ वाटरलू को नेपोलियन हार जाता है। एंड उसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पर भेज दिया जाता है, एग्जाइल यानी देश निकाला दे दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? और एग्जाइल पर जाने के बाद 6 साल नेपोलियन किसी तरह से अपने जीवन का गुजारता है। एंड देन 5 मई 1821 को 51 ईयर्स की एज में नेपोलियन दुनिया से चला जाता है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, किंग एंड अ पैट्रियोट विच वाज द नेपोलियन बोनापार्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपोलियन याद रखना है हमें कि भाई नेपोलियन जो है ये एम्परर कब बनता है, 1804 में। हाँ जी, नेपोलियन एम्परर कब बनता है, 1804 में। नेपोलियन एम्परर कब बनता है, 1804 में। और एम्परर बनने के बाद नेपोलियन ने अपना खुद का जो है कानून लागू किया, एंड दैट पर्टिकुलर कानून इज नोन एज नेपोलियनिक कोड, या फिर आप कह लो नेपोलियनिक सिविल कोड। बात समझ आ रहा है? सो वी हैव टू रीड अबाउट दिस कोड विच इज नोन एज नेपोलियनिक कोड। इज इट क्लियर टू यू? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझेंगे। तो नेपोलियनिक कोड के बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले 1804 में नेपोलियन बनता है राजा, और 1815 में नेपोलियन राजा से हट जाता है, राजा की पोजीशन से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो बाबू साल था 1815, साल था 1815, और इस समय नेपोलियन के हारने के बाद पूरे यूरोप वर्ल्ड में काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं। पूरे यूरोप वर्ल्ड में काफी सारी चीजें क्या होने वाली है, बदलने वाली हैं। और नेपोलियन जितना भी चेंज लाया था यूरोपियन वर्ल्ड में, वो सब अब खत्म होने वाला है। वो सब अब क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो वो सब चेंजेस को खत्म करने के लिए बाबू एक ट्रीटी साइन होती है। वो सब चेंजेस को खत्म करने के लिए क्या साइन होती है, ट्रीटी। एंड वी हैव टू रीड अबाउट दिस ट्रीटी विच वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। अब सुनेंगे ध्यान से। नेपोलियन को हराने के बाद जो बिग यूरोपियन पावर्स हैं, जो कि हमारे ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रुसिया, ये 4 पावर्स वियना में, यानी ऑस्ट्रिया का आज के टाइम पे जो कैपिटल है वियना, उस समय नहीं था, उस समय तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में था। तो वियना में ये ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रुसिया क्या होते हैं, मिलते हैं, एंड एक सेटलमेंट बनाते हैं जिसमें इन्होंने डिसीजन लिया कि हम नेपोलियन के द्वारा लाए गए सारे चेंजेस को क्या कर देंगे, अंडो कर देंगे, यानी पहले जैसा कर देंगे।
और वापस से यूरोपीय समाज में जो कि लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहा था, आजादी की तरफ बढ़ रहा था, उदारवाद की तरफ बढ़ रहा था, उसको खत्म करके हम कंजर्वेटिज्म वापस से ला देंगे। कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद, यानी सब कुछ पुराने जैसा कर देंगे। ओल्ड ऑर्डर वापस से क्या कर देंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे। ये डिसीजन लिया किसने, बिग यूरोपियन पावर्स ने, जो कि थे ब्रिटेन, रसिया एंड प्रूसिया। ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है। तो नेपोलियन के हारने के बाद कौन सी ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वियना। और ये कब साइन होती है, 1815 में, 1815 में, 1815 में। और 1815 में इस ट्रीटी के साइन होने के बाद फ्रांस में क्या बदलाव होता है बाबू, तो फ्रांस में जिस बोर्बो डायनेस्टी को 1789 में हटाया गया था, उसी बोर्बो डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है। और उस बोर्बो डायनेस्टी का राजा, जिसका नाम था लुई 18, क्या नाम था, लुई 18, वो वापस से गद्दी पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। बोर्बो डायनेस्टी यानी बोर्बो वंश, जैसे फ्रांस में बोर्बो वंश चलता था, जैसे इंडिया में भी कई सारे वंश का शासन रहा ना, मुगल वंश एंड ऑल, तो वैसे ही फ्रांस में किस वंश का शासन था, बोर्बो वंश। बात समझे, एक घराना था जो शासन कर रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है, आते बढ़ते बाबू, समझिएगा ध्यान से। तो ये लुई 18 की सत्ता बाबू 1824 तक चलती है। कब तक चलती है, 1824 तक। 1824 के बाद 2-3 राजा बदलते हैं और फाइनली जो राजस्व है वो चार्ल्स द 10th के पास चली जाती है। इसके पास चली जाती है बाबू, चार्ल्स द 10th। आपको चीजें समझ आ रही हैं। चार्ल्स द 10th 1830 तक शासन करता है। 1824 से 1830 तक किसकी सत्ता रहती है, चार्ल्स द 10th। चार्ल्स द 10th भी बोर्बो डायनेस्टी का ही था, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1830 में सुनिएगा, 1830 में जुलाई में फिर से क्रांति होती है, जिसको जुलाई रिवॉल्यूशन बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, जुलाई रिवॉल्यूशन। और इस जुलाई रिवॉल्यूशन के तहत जो फ्रांस का राजा बनता है वो बनता है लुई फिलिप। कौन बनता है, लुई फिलिप। सुनना बाबू ध्यान से, जब फ्रांस में ये जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तब जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के पास बेल्जियम था वो उससे टूट गया ब्रसेल्स के अपराइजिंग के कारण से, एंड देन बेल्जियम बन गया। देन बेल्जियम क्या हो गया, अलग हो गया, नेदरलैंड्स क्या हो गया, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स अलग हो गया। हाँ, पहले किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1830 में याद रखना है कौन सा रिवॉल्यूशन होता है, जुलाई रिवॉल्यूशन, है ना। लुई फिलिप राजा बनता है, एंड देन लुई फिलिप राजा कब तक रहता है, 1848 तक। कब तक रहता है, 1848 तक। 1848 में फरवरी में फिर से एक रिवॉल्यूशन होती है ना, जिसको फरवरी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एंड देन लुई फिलिप को भी गद्दी से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एंड देन फ्रांस में सभी एडल्ट मेल्स को जो 21 के ऊपर के हों उनको राइट टू वोट मिल जाता है। नेशनल वर्कशॉप्स बैठाए जाते हैं ताकि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रांस इन द चैप्टर, दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रांस। अब आप बताओ सिर्फ फ्रांस ही है क्या हमारा, नहीं, हमारा जो स्टोरी है बेसिकली जो चैप्टर है इसमें तो और भी जगहों की कहानी है ना भाई। तो आइए जरा देखते हैं उन कहानियों को। तो फ्रांस की कहानी आपको समझ आ गई है ना, फ्रांस की कहानी आपको थोड़ी बहुत याद हो गई है ना। फ्रांस में कुछ ईयर है, जैसे 1789 क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1799 मजिस्ट्रेट रूल, है ना। 1804 नेपोलियनिक कोड, 1813 बैटल ऑफ लिप्जिग, जिसके बाद नेपोलियन का बुरा दिन स्टार्ट हुआ, बेसिकली बैड डे स्टार्टेड, ठीक है। फिर आता है 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू एंड द बिग यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया गैदर्ड इन वियना एंड दिस डेलीगेशन वाज होस्टेड बाय, दिस कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। एंड देन आफ्टर अगला साल जो हमारा आता है वो आता है 1830 का जुलाई रिवॉल्यूशन याद रखना है। एंड देन 1848 का फरवरी रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस में इतनी बातें इनफ है, मोर देन इनफ है। अब एक बात बताओ भाई, फ्रांस के अलावा भी तो कई सारे और भी देश थे, तो मतलब और भी कई सारे जगह थे, आ जाओ उस पर बातें करते हैं। तो बाबू ऐसा ही फ्रांस के, अब ध्यान देना बाबू, ये देखो जरा, फ्रांस के बगल में कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन के बाद ये एक टेरिटरी नजर आ रही है, ये एक टेरिटरी नजर आ रही है, क्या नाम दिया इसका, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया।
क्या नाम दिया इसका? एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। क्या नाम दिया है? एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में जो एम्पायर था उसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। क्या नाम था? हैब्सबर्ग एम्पायर। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है ना कि डिस्क्राइब हाउ द हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड इट्स पीपल्स। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, बात समझ रहे हैं? तो ध्यान देंगे, अब हम आपको इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर को हमने जूम कर दिया थोड़ा आपके सामने, ठीक है। अब आप देखो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, ये नजारा है, ये जितना भी हमारा येलो कलर है, ये सारा हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर है। ये सारा हमारा, ये ऑरेंज कलर में मिलिट्री फ्रंटियर है। मिलिट्री फ्रंटियर मतलब यहाँ पे इनकी मिलिट्री रहती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान देना बाबू। तो ये हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है? हैब्सबर्ग एम्पायर वाज एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड नियर बाई रीजन्स एंड बहुत सारे लोग रहते थे यहाँ पे। हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे लोग क्या करते थे बाबू? रहते थे। अब सुना बाबू ध्यान से, हमने लिखा हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ शासन करती थी? ऑस्ट्रिया और हंगेरी पे। ऑस्ट्रिया और हंगेरी पे। एंड हैब्सबर्ग एम्पायर वाज, सुनिए, पैचवर्क यानी हैब्सबर्ग एम्पायर मिल करके बना था कई सारे अलग अलग रीजन्स एंड कई सारे अलग अलग लोगों से। कई सारे अलग अलग रीजन्स एंड कई सारे अलग अलग लोगों से। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में सबसे पहले अल्पाइन रीजन्स आते थे। सबसे पहले कौन से रीजन्स आते थे? अल्पाइन। इसको याद रखेंगे टैब्स से। टैब्स, टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सडेंटललैंड। टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया एंड सडेंटललैंड। तो ये चार रीजन्स आते थे किसमें? अल्पाइन रीजन्स में। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में सबसे पहले अल्पाइन रीजन्स आते थे। अल्पाइन रीजन्स कौन कौन से थे? टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया एंड सडेंटललैंड। यहाँ जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी नोबिलिटी थी, ये कौन सा भाषा बोलती थी? जर्मन। कौन सा भाषा बोलती थी? जर्मन। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, हैब्सबर्ग एम्पायर में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया भी आता था। इटालियन यानी जहां पे इटालियन बोली जाए वो प्रोविंसेस भी आती थी, जिसका नाम था लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया। एक बार पढ़ लो, याद करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार बस सुन लो। अच्छा, हैब्सबर्ग एम्पायर में हंगेरी तो आता ही था, और हंगेरी का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सा लैंग्वेज बोलता था? मैग्यार। ये बोर्ड का 1 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है कि हंगेरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सा लैंग्वेज बोलता था? मैग्यार लैंग्वेज बोलता था। कौन सा लैंग्वेज बोलता था? मैग्यार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैब्सबर्ग एम्पायर में गैलिसिया भी आता था, जहां पॉलिश बोली जाती थी। जहां कौन सी भाषा बोली जाती थी? पॉलिश। मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती थी बाबू यहाँ पे? पॉलिश। और हैब्सबर्ग एम्पायर में और भी रीजन्स आते थे, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर में और भी लोग रहते थे, जैसे बोहेमियंस एंड स्लोवक्स, ये नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेंस कहाँ रहते थे? कार्नियोला में। क्रोवेट्स कहाँ रहते थे? साउथ में। और रोमन्स कहाँ रहते थे? ईस्टर्न ट्रांसिल्वेनिया में। अब हैब्सबर्ग एम्पायर का नक्शा नजर आ रहा है? हैब्सबर्ग एम्पायर का नक्शा नजर आया? अब आओ जरा ध्यान से सुनना। हैब्सबर्ग एम्पायर में सबसे पहले अल्पाइन रीजन्स आते थे। सबसे पहले कौन से रीजन्स आते थे? अल्पाइन। और अल्पाइन रीजन्स में कौन कौन हो गए? टायरोल, ऑस्ट्रिया, है ना? वेयर इज ऑस्ट्रिया? दिख रहा है ऑस्ट्रिया? छोटा सा होगा कहीं पे लिखा हुआ, अच्छा मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया आता था, बोहेमिया आता था, है ना? बोहेमिया नजर आया? सडेंटललैंड आता था एंड ऑस्ट्रिया आता था। तो टैब्स याद रहेगा, ये है ऑस्ट्रिया। तो ये हमारा टैब्स हो गया। ओके, बेसिकली ऑस्ट्रियन एम्पायर इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन्स ऑफ टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया एंड सडेंटललैंड। सुनना ध्यान से, 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड का और बहुत बड़ा चुका है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन्स ऑफ टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया एंड सडेंटललैंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। एरिस्टोक्रेसी यानी नोबिलिटी वर्ग जो था वहां पे, वो मुख्यतः कौन सा भाषा बोलता था? जर्मन। कौन सा भाषा बोलता था? जर्मन। हैब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया। ध्यान से समझना बाबू, ये वाली जो टेरिटरी है ना, यहाँ वाली जो टेरिटरी है, यही हमारा लॉम्बार्डी और वेनेशिया वाला टेरिटरी है। बात समझे? लॉम्बार्डी और वेनेशिया नॉर्दर्न इटली का पार्ट था। नॉर्दर्न इटली में आता है आज के टाइम पे, लेकिन एक समय में ये किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया? सुनना ध्यान से,
लंबार्डी और वेनेशिया ऐसे आज के टाइम पे इटली का पार्ट है, नॉर्दर्न इटली, बट एक समय में ये किसके पास था? हैब्सबर्ग एम्पायर। किसके पास था? हैब्सबर्ग एम्पायर। तो लंबार्डी और वेनेशिया में बोली अभी भी इटालियन ही जा रही थी। लंबार्डी और वेनेशिया में बोली तभी भी क्या जा रही थी? इटालियन। तो सुनो, दोबारा रिपीट करवा रहे हैं। ऑस्ट्रियन एम्पायर वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड इट्स पीपल्स, as it included the alpine regions of Tyrol, Austria, Bohemia and Sudetenland, where the aristocracy was predominantly German speaking. पैचवर्क मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, जैसे छोटे छोटे कपड़ों से आपने कोई ऐसा बड़ा कपड़ा बना दिया सिल साल के, तो दैट कपड़ा इज अ पैचवर्क, दैट इज कपड़ा इज मेड अप ऑफ पैचवर्क। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? बड़े आगे समझ आ रहा है ना? तो हैब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड द बेसिकली इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। हैब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? इन गैलिसिया, गैलिसिया यहाँ पे है, ये नजर आया गैलिसिया? देखो इधर देखो, गैलिसिया है ना? इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। पोलिश यानी जो पोलैंड की भाषा है, जो कहाँ की भाषा है? पोलैंड की। दैट पर्टिकुलर भाषा इज पोलिश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गैलिसिया में एरिस्टोक्रेसी कौन सा लैंग्वेज बोलती थी? पोलिश लैंग्वेज बोलती थी। ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं बाबू, और भी लोग रहते थे एम्पायर के बाउंड्रीज में। कौन कौन से थे? बोहेमिया में रहने वाले बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, ये किधर रहते थे? नॉर्थ में। देखो बोहेमियंस नजर आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बोहेमियंस और स्लोवाक्स किधर रहते थे? नॉर्थ में। किधर रहते थे दोस्तों? नॉर्थ में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लोवेंस जो थे ये कार्नियोला में रहते थे। कार्नियोला में रहने वालों को हम क्या बुलाएंगे? देखो यहाँ कार्नियोला है, कार्नियोला वालों को क्या बुलाएंगे? स्लोवेंस। स्लोवेंस कहाँ रहते थे? कार्नियोला में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रोवर्ट्स किधर रहते थे? साउथ में, क्रोएशिया वाले। समझ आ रहा है? क्रोवर्ट्स किधर रहते थे? एम्पायर के साउथ पे, है ना? और रोमन्स ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। याद आ जाए? यहाँ पे कौन रहते थे? रोमन्स। रोमन्स। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? तो आपको ये समझ आया कि ऑस्ट्रियन एम्पायर का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग अलग अलग रीजन्स में क्या करते थे? रहते थे। समझ आ रहा है? बहुत अलग अलग लोग अलग अलग रीजन्स में यहाँ पे भी रहते थे। इतना बात आपको समझ आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े आगे। अब एक बात समझो, ये देश कैसे बन गए? हमें इस चैप्टर में कहानी क्या पढ़ना है कि ये जो अलग अलग एम्पायर हैं, ये देश, कंट्री बेसिकली कैसे बन गए। बात समझे ना? फ्रांस कैसे कंट्री बना? क्योंकि फ्रांस की कहानी हमने 1789 से 1848 तक की आपको क्या करी है? सुनाई है। तो ये कंट्री या नेशन बेसिकली कैसे बनते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो पहले आओ बाबू, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, बस 10 मिनट्स का ही क्लास है, एंड देन खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। तो हमारा जो चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब सुनो ध्यान से, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है। नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है? नेशनलिज्म का राइज कैसे होने का मतलब क्या है बाबू? सुनना ध्यान से। नेशनलिज्म एक फीलिंग है। नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है। ये एक ऐसा फीलिंग है जो हमें ये कहता है कि हम सब एक हैं। ये फीलिंग ऑफ वननेस है। ये फीलिंग ऑफ क्या है बाबू? वननेस। तो लोगों के यूरोप में लोगों के जहन में ये बात कैसे आई कि हम सब एक है? यूरोप में अलग अलग टेरिटरीज में रह रहे लोगों के जहन में ये बात कैसे आई कि हम सब क्या हैं? एक हैं। यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब सुना बाबू ध्यान से। याद है फ्रांस का वो क्रांति 1789 का? फ्रांस का क्रांति याद है? अब देखो, फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आया फ्रांसीसी लोगों के सामने कि अब आगे क्या, है ना? अब हमें कौन संभालेगा? बात समझ रहे हैं? तो फ्रांस की क्रांति को लाने वाले जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, इन्होंने ऐसा बोला कि अरे मान लो कि हम सब एक जैसे हैं, मान लो हम सभी फ्रांस वासी क्या है? एक जैसे हैं। उन्होंने बोला कि भाई हम इस जमीन को अपना पैतृक भूमि समझे। हम इस जमीन को अपना क्या समझे? पैतृक भूमि यानी फादरलैंड। और उस जमीन के नागरिक बने यानी सिटीजन बने। बात समझ रहे हैं?
यानी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राजा से निजात पाने के बाद खुद को कलेक्टिवाइज किया। सबको बोला कि अब तुम भूल जाओ कि कोई राजा महाराजा था भी, तुम सब अब अपने जमीन के नागरिक हो, तुम सब अब अपने लिए जियो, तुम सब अब अपनी पैतृक भूमि को प्रोटेक्ट करो, यानी फादरलैंड को प्रोटेक्ट करो। बात समझ रहे नहीं? फादरलैंड यानी द लैंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, द लैंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने रॉयल फ्लैग जो था उसको हटा दिया और न्यू फ्रेंच ट्राई कलर्ड फ्लैग को क्या किया? एडॉप्ट किया। बात समझ रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बना दिया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने न्यू हाइम्स लिखे, बात समझ रहे हैं, पोम्स लिखे, शहीदों को श्रद्धांजलि यानी मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, एंड ऑल दिस वाज डन इन द नेम ऑफ नेशन। और ये सारा चीज जो किया गया ये किसके लिए किया गया? फ्रांस के लोगों के लिए किया गया। बात समझे? तो फ्रांस में पहले राजा का शासन था और राजा से निजात पाने के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई सारे कदम उठाए जिससे लोगों के जहन में यह बात आ पाए कि हम सब एक जैसे हैं, और जो भी एक जैसे हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगे? फ्रांस। वो मिलकर के क्या बनाएंगे? फ्रांस। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से फ्रांस में क्या हुआ? राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस तरह से फ्रांस में क्या हुआ? ये बात आई। राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है कि ये फीलिंग आना कि हम सब एक जैसे हैं। तो इस तरह से फ्रांस में लोगों के जहन में ये फीलिंग आया कि वह सब क्या है? एक जैसे हैं। वह सब क्या है? एक जैसे हैं। और जब वे सब एक जैसे हैं तो उनको कोई राजा महाराजा का जरूरत नहीं है। वो खुद से अपनी सरकार बना सकते हैं और खुद से अपने आप को क्या कर सकते हैं? रूल कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, फ्रांस की अभी हमने बातें ओनली की है ना। तो नेशनलिज्म का मतलब समझ आया? फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस यानी हम सब एक हैं की भावना। हम सब एक हैं की भावना। इसी से एक वर्ड निकलता है जो कि है नेशन। नेशन का मतलब होता है एक जैसे लोग, अ होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल। अ होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल। बात समझ रहे हैं? एंड नेशनल का मतलब होता है कि एक जैसे लोगों को जो चीज बिलोंग करता है वो हर चीज नेशनल है। लाइक वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड आवर प्राइड is with a bird which is named as peacock. It is our national bird. It is our national bird. Tricolor is our national flag. बात समझ रहे हैं? तो everything which is national belongs to the people of a nation. Belongs to the people of a nation. Here we comes to the difference between nation and country. Nation means a group of people. Nation means a group of people. United by something, united by something, and country means a geographical territory. Country means a geographical territory. बस 2 मिनट और। नेशन समझ आया बाबू? एक जैसे लोगों से बना हुआ कोई एक जैसे लोग। हिंदी में राष्ट्र या मुल्क। कोई दिक्कत वाली बात? अरबिक में मुल्क। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्री मतलब देश। कंट्री मतलब देश। देश मतलब एन एरिया, अ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया। जैसे इंडिया एक नेशन भी है और एक कंट्री भी है, बिकॉज इंडिया में 145 करोड़ की आबादी है जो ये मानती है कि हम सब एक जैसे हैं। अब पूछोगे कैसे? अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलता है। नहीं, वो जो भी बोलता है वो सब एक बात तो मानता है ना कि वी ऑल आर इंडियन, दिस इज आवर फादरलैंड, दिस इज आवर फादरलैंड। एज लॉन्ग एज समवन as long as there is an assumption that we are the same, as long as there is an assumption that we are the same, we are Indian. We are Indian. So India is a nation. India is a nation. And India is also a country because it has an area of 3.28 million square kilometer on the planet Earth. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडिया is a country as well as a nation. India is a country as well as a nation. So we have understood the difference between the nation and country. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म में यूरोप का मतलब समझ आ गया, फ्रांस की कहानी भी समझ आ गई। हमने फ्रांस के साथ साथ एक और एम्पायर के बारे में आपको पढ़ाया, विच इज द हैब्सबर्ग एम्पायर। और हमने आपको बताया हैब्सबर्ग एम्पायर भी एक ऐसा एम्पायर था जिसमें अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। अब आपको हम बता दें कि ये सारा टूटेगा, ऑस्ट्रिया हंगेरी का हैब्सबर्ग एम्पायर भी टूटेगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद,
ऑस्ट्रिया और हंगेरी दो अलग अलग देशों में बढ़ जाएगा। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना हो जाएगा, हंगेरी का कैपिटल बुडापेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे लोग कैसे समझेंगे कि हम सब एक जैसे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। एंड देन फ्रांस की जो कहानी हमने पढ़ी है 1789 से 1848 तक की, 1789 से 1848 तक की, इसको भी अच्छे से आप लोग एक बार डिवाइस कर लेना। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद भी कई सारे रिवॉल्यूशन हुए, एंड देन फाइनली 1848 में फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, एंड इट गेव द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21, है ना। और 1848 ही वो साल है जहां से चैप्टर शुरू होता है ना, फ्रेडरिक सॉडियो की पेंटिंग से। वी शैल डिस्कस अबाउट द पेंटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।